का स्वागत। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत कक्षा 8वीं का अध्याय 4 ये इतिहास का अध्याय आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना भाग 3 इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी आप ये जो चित्र है 4 चित्र इसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे, लेकिन हमने भाग 2 के अंतर्गत हमने देखा था कि ये जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। जैसे झूम खेती करते थे, शिकार एवं खाद्य संग्रह एवं जानवर पालते थे। कुछ लोग खेती करते थे, कुछ लोग घुमंतू थे, तो कुछ लोग एक जगह पर स्थिर जंगल में थे। भारत के प्रमुख आदिवासी क्षेत्र भारत के मानचित्र के सहायता से हमने विभिन्न स्थानों पर कौन कौन से आदिवासी समुदाय है उसके बारे में भी हमने देखा। जैसा ब्रिटिश मानव विज्ञानी पेरियर एल्विन ने 1930 से 40 के दशक में मध्य भारत के बैंगा और खोंड आदिवासियों के बीच रहे, उन्होंने उनके समयक्रम और कामों के बंटवारे के बारे में जो अध्ययन किया उसके बारे में भी हमने एक केस स्टडी के आधार पर देखा। जैसा आप ये चित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चित्र अभी हम देखेंगे कि ये आदिवासियों के जीवन में ये दिक्कू यानी बाहरी लोग, उसमें व्यापारी, साहूकार, सूदखोर या महाजन और अंग्रेज, ये सभी दिक्कू यानी बाहरी लोग और ब्रिटिश, इनके कारण आदिवासियों के जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ गए। अब यहाँ हम देखेंगे कि यह आदिवासी अंग्रेज आने के बाद जो मुखिया और आदिवासी समुदाय था उनकी क्या स्थिति रही। अंग्रेज आने के पहले आदिवासियों के मुखियों का अपना स्थान था। समुदाय के लोग उनकी बात मानते थे, उनकी काफ़ी इज्जत करते थे। जैसा आप चित्र 1 में देखिए, ये चित्र कबीले का प्रमुख अपने समुदायों से बात कर रहे हैं। तो किसी विषय पर, जैसा किसी को सजा देनी है या किसी विषय पर बातचीत करनी है, तो सभी ये जो उनके कबीले के लोग इकट्ठा आते थे और वह अपने जो कबीले का प्रमुख होता था, मुखिया होता था, उनकी बात मानते थे। जैसा कि दूसरा चित्र आप यदि देखते हैं तो अंग्रेज आने के बाद आदिवासियों की जीवन पद्धति और नए कानून के कारण उत्पन्न समस्याओं पर आदिवासी समुदाय चर्चा कर रहे, उसका चित्र आप देखिए। और ये तीसरा जो चित्र है, ये आदिवासी तीर कमठे से शिकार कर रहे, ये उनका परंपरागत व्यवसाय था। तो उसके ऊपर उनकी जीविकोपार्जन चलता था, उपजीविका चलती थी। और जैसा कि आप देखिए, अंग्रेज मुखियों से बात कर रहे हैं और पारंपरिक आप देख सकते हैं कि मुखिया से वो बात कर रहे हैं। तो अंग्रेज आने के बाद किस तरह यदि मुखिया से उन्होंने बात की तो बाकी समुदाय के लोगों को माननी पड़ती थी। अब यहाँ आप देखेंगे कि वो अपने पारंपरिक प्रकार के यहाँ पर त्यौहार कर रहे हैं। अभी आप यहाँ देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया। तो ये बदलाव कौन कौन से हुए तो उनको देखना हमारे लिए ज़रूरी है। आदिवासी, सबसे पहले तो आदिवासी मुखियों का क्या हुआ। अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों पर मुखियों का स्थान था। भाग 2 में हमने देखा कि अलग अलग राज्यों में, ऐसा भारत का कोई राज्य नहीं कि वहाँ पर आदिवासी समुदायों का निवास था। तो अंग्रेज आने के पहले उनका अपने रीति रिवाज, रूढ़ी परंपरा सब कुछ उसके अनुसार वो चलते थे। जंगल ये उनकी संपत्ति हुआ करती थी। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत थी और उनका अपने इलाकों पर नियंत्रण था। तो मतलब इतना ताकतवर ये मुखिया हुआ करता था। इतना ही नहीं, इनकी अपनी खुद की पुलिस होती थी और वह जमीन और वनों का प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद आदिवासी जो उनका मुखिया होता था ये नियम भी तैयार करते थे। यानी कुल मिला के उनका अपना जंगलों के अंदर कबीलों का, उस समुदाय का उनका एक प्रबंधन होता था। ज़मीन और वन, इसमें जो वहाँ पर वो नियम बनाते थे, पुलिस होती थी। तो इस तरह मुखियों का अपना स्थान था।
अब ब्रिटिश शासन के समय मुखियों की स्थिति और कैसी बदल गए और कैसी रही। अब जैसा कि ब्रिटिश शासन के समय आदिवासियों के मुखियों के कामकाज काफ़ी बदल गए। जैसा उन्हें कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिल गया, लेकिन उनकी जो ताकत या जो शक्ति थी, जैसा वो अपने खुद के नियम बनाते थे, उनकी अपनी पुलिस होती थी, वनों का वो खुद प्रबंधन करते थे, तो अब ये सब कुछ शक्ति उनके हाथ से छीन ली गई। अब उन्होंने ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाते थे उसका अनुपालन मुखियों को करना पड़ता था, और ये मुखिया जो अपने समूह के लोग होते थे उनको पालन करने के लिए कहता था और पालन उनको करना पड़ता था। इतना ही नहीं, अब इस मुखिया को अंग्रेज़ों के लिए कुछ नजराने यानी भेंट वस्तु भी उनको देनी पड़ती थी। और दूसरी बात कि अंग्रेज़ों का प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह का अनुशासन भी उसको रखना था, क्योंकि मुखिया की ब्रिटिश शासन के पहले भी काफ़ी मुखियों की उस समुदाय के अंदर, आदिवासी समुदाय अपने अपने कबीले में काफ़ी इज्जत होती थी। अब पहले मुखियों के पास जितनी ताकत थी, जैसा वो खुद नियम बनाते थे, तो अब वो भी उनके पास नहीं रही। वह परंपरागत काम करने के लिए वो लाचार हो गए, जो कि उसके पहले इस तरह का मुखिया ये काम नहीं करते थे, बाकी औरों से वो काम करवाते थे। अब जो घुमंतू काश्तकार है, जो झूम खेती करने वाले, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो खेती करते थे, ऐसे लोगों का क्या हुआ। अभी अंग्रेज ये चाहती थी कि ये लोग एक ही जगह पर स्थिर रहे, और ये लोग स्थिर नहीं थे। एक साल यहाँ पर खेती करते थे, फिर दूसरी जगह पर बेवड़ पर ज़मीन रखकर, फिर परती पर ज़मीन रखकर फिर दूसरी जगह पर चले जाते थे। तो इस तरह का उनका ये चक्र, ये घुमंतू काश्तकारों का चलता रहता था, और इससे जो है काफ़ी अंग्रेज परेशान थे और एक जगह स्थिर नहीं थे, एक मतलब इधर उधर वो भटकते थे। और वह अंग्रेज चाहते थे कि यदि ये लोग एक जगह पर स्थिर रहते हैं, स्थायी हो जाते हैं, तो उससे वो खेती भी कर सकेंगे और उनसे हमको लगान या टैक्स भी मिलेगा। और उनको सबसे और महत्वपूर्ण बात ये थी कि इन आदिवासियों को नियंत्रित करने में आसानी होगी। अब अंग्रेज अपने शासन की आमदनी का नियमित स्रोत चाहते थे। जैसा कि इसके पहले कुछ अध्याय में हमने देखा कि उन्होंने कायमधारा पद्धति या स्तंभधारी पद्धति कैसी लागू कर दी, जैसा मैकेंजी की पद्धति के बारे में हमने देखा। तो वो अलग अलग तरकीब अंग्रेज निकालते थे ताकि उनको इन लोगों से लगान या टैक्स मिले। और जैसा कि उन्होंने यहाँ के जंगल का पूरा प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया, ये राज्य की संपत्ति उसको डिक्लेयर किया, और जो उसके अंदर जो पेड़ थे उन पेड़ों का उन्होंने अपने लिए अधिकतर उपयोग किया, और इसलिए जंगल उनके पास आना जरूरी था। अब अंग्रेजों ने अपने खुद के नियम लागू कर दिए। उन्होंने ये भी तय किया कि कितनी लगान उनको देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया। जो किसान पहले से इन वनों में जंगलों में थे, जैसा कि जो मुखिया थे, तो उनको भूस्वामी कर दिया, और दूसरे को पट्टेदार। पट्टेदार ये भूस्वामी को लगान देते थे, जमींदार को लगान देते थे जो वनों के अंदर थे, और ये भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। तो इस तरह की उन्होंने साइकिल शुरू कर दी। अब यहाँ गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतों को आप देख सकते हैं। अभी घुमंतू खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। अब यहाँ देख सकते हैं कि उन्होंने पेड़ों को काट दिया है और खेती के लिए ज़मीन साफ कर दी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों की डालियों को काट दिया है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको सूर्य प्रकाश आ रहा है, और यहाँ पर ये खाद मतलब इसकी खेती कर रहा है, चावल की खेती आप देख सकते हैं ये वनों में। तो इस तरह ये खेती की जाती थी। अब ये कबीलों को जंगल में घुमंतू खेती करने की छूट। अभी जो कबीले थे, जो उनके वंश परंपरागत जो पहले उस जमीन पर उन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया था, वह कबीले या समुदाय झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही, क्योंकि वह जंगल में एक आज शिकार के लिए यहाँ जाते थे, पशुपालन करते थे, झूम खेती करते थे,
और इतने बड़े घने जंगलों के अंदर जाकर उनको एक एक चीज़ का ब्यौरा रखना बड़ा मुश्किल काम था। जहाँ पानी कम हो, मिट्टी सूखी हो, वहाँ हालों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हालों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों से को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं देते थे। जो मतलब हल से खेती करने वाले, उनके पास बैल होते थे, तो जो कभी पानी ही नहीं है तो कभी मिट्टी ठीक नहीं है तो कभी किसी और कारणवश उनको उस खेती से अधिक उपज नहीं मिलती थी। इसलिए जो पूर्वोत्तर राज्यों में जैसा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तो इन राज्यों के जो झूम काश्तकार थे उस वो इस बात पर अड़े रहे कि हमको अपने परंपरागत ढंग से हमें काम करने दीजिए। और इसका काफ़ी विरोध अंग्रेज़ों के विरुद्ध में ये पूर्वोत्तर के यानी नॉर्थ ईस्ट के जो आदिवासी समुदाय उन्होंने किया, और आखिरी बात अंग्रेज़ों को उनकी माननी पड़ी और कबीलों को जंगल के हिस्सों में घुमंतू खेती करने की छूट अंग्रेज़ों को देनी पड़ी। अभी आप यहाँ देख सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश में धान के खेत में काम करते आदिवासी। अभी आप देखिए, आदिवासी समतल मैदानी इलाके में थे, पर्वतीय और पठारी इलाके में भी थे। समतल मैदान और जंगलों में धान की खेती के बीच फर्क ये है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो धान की खेती कर रहे हैं, और दूसरा पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में वहाँ एक जो आपको खेती करनी पड़ती है, तो वहाँ पर आपको जो ज़मीन को पानी को रोकने के लिए पहले जो ढालदार जो सीढ़ियाँ उसको बनाई जाती थी, उस पर उनको खेती करनी पड़ती है। यह समतल मैदानी क्षेत्र है और अधिक पेड़ है, तो उनके डालियों को काटा जाता था, नीचे की घास फूस को साफ करना पड़ता था, और उसका पोटैश के रूप में उसका ज़मीन की उर्वरक क्षमता बढ़ने के लिए उसका उपयोग होता था। तो कुल मिला के ये जो खेती है, इस तरह उनकी घुमंतू या कभी एक जगह पर स्थिर इस प्रकार की कृषि इन आदिवासियों की चलती थी। अभी वन कानून जो अंग्रेजों ने भारत में वन कानून लाए, उसका प्रभाव आदिवासियों के जीवन पर किस तरह पड़ा और उनका जीवन किस तरह बदला। अब जैसा कि हमने देखा, आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था। वन संपदा, वन उपज, उसी पर उनकी जो रोजी रोटी चलती थी, जैसा कि शिकार करना, पशुपालन करना, घुमंतू खेती करना, तो इस तरह के काम वो करते थे। वन कानूनों में बदलाव से आदिवासियों के जीवन पर भारी असर पड़ा और अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित किए। यह ऐसे जंगल थे जहाँ अंग्रेजों को जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी, जैसा कि साग, साल, देवदार, स्प्रूस, पाइन, एबनी, जो काफ़ी लकड़ी अच्छी थी, अधिक मजबूत थी, अधिक समय टिकने वाली थी, उनको उन्होंने आरक्षित वन घोषित कर दिया। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से, अब उन्होंने सबसे पहले जो बड़ा बदलाव किया कि आदिवासियों को ये नए नियम उन्होंने बनाए अंग्रेजों ने, और जिसके कारण अंग्रेजों ने ये नए नियम बनाने से आदिवासियों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा। अब उसमें सबसे पहले ये नियम उन्होंने बनाया कि आप स्वतंत्र रूप से जंगल में नहीं घूम सकते, व खेती नहीं कर सकते, मतलब झूम खेती करने पर प्रतिबंध। झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने और पशुओं की शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। मतलब परंपरागत ढंग से जो अपना जीवन इस वनों के अंदर बिता रहे थे, अब इसे रोक लगने वाली थी। ऐसे सूरत में यह झूम काश्तकार किस तरह की जिंदगी में रह सकते थे। इसलिए उनसे बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। शहरों के तरफ जो लोक निर्माण कार्य चल रहे थे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे थे, सामान ढोने का काम कर रहे थे, सड़क निर्माण का काम हो रहा था, और उसी में इन आदिवासियों को अपना गांव या अपना जंगल छोड़ना पड़ा। अब अंग्रेजों के द्वारा वनों का निर्माण, अभी आप देखिए कि अंग्रेजों ने पशुपालन, खेती करना या स्वतंत्र रूप से जंगलों में घूमना, उस पर पूरी तरह से पाबंदी अंग्रेजों ने लगाई थी। हालांकि कई छूट उन्होंने दे दी थी कुछ इलाके में। अब उनको ये समस्या हो गई क्योंकि उसी समय भारत के अंदर जैसा कि रेलवे का जाल बिछा रहे थे, और उसमें रेलवे की पटरियों के लिए या रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और उनको इन लकड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम भी करना था। लेकिन आदिवासियों को नए कानून के अनुसार पाबंदी लगा दी गई थी।
जिसके कारण कई सारी समस्याएं अंग्रेज़ों के सामने खड़ी होने वाली थी, लेकिन उनके पास वो उसका भी हल था। अब वो हल क्या था? उन्होंने यह तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के टुकड़े दिए जाएंगे। झूम काश्तकार मतलब एक जगह पर स्थिर नहीं, एक साल यहाँ खेती, दूसरे साल दूसरी जगह खेती, या पशुपालन व्यवसाय करने वाले आदिवासी, तो उन्होंने वनों के अंदर कुछ ज़मीन के टुकड़े उनको दिए जाएंगे। उन्हें वहाँ खेती करने की बाकायदा छूट होगी, बशर्त गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए उनको मजदूरी करनी होगी, जंगलों की देखभाल करनी होगी और सस्ता श्रम उनको देना होगा। और इसीलिए अंग्रेजों ने जंगलों में, वनों में जो वन गांवों का निर्माण किया। अब लोगों को किसी ना किसी तरह से सर्वाइव करना ही था, तो उन्होंने ये बात को भी मान लिया। आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी घने जंगल, ये काफ़ी पुराना चित्र है। और ये पहले चित्र में आप देखिए काफ़ी घना जंगल है, उसका अंग्रेज सर्वेक्षण कर रहे हैं। और जैसा कि रेलवे के जो स्लीपर्स है, वह स्लीपर, रेलवे के स्लीपर्स मतलब लकड़ी के एक क्षैतिज तख्ते जिन पर रेलवे की पटरियां बिछाई जाती है। आप सभी को मालूम है अभी लोहे की अभी जो पटरियां आ रही हैं नीचे, लोहे की पटरियों के नीचे जो स्लीपर्स होते हैं वो अभी सीमेंट के आ रहे हैं, लेकिन पहले ये लकड़ी के हुआ करते थे। या लकड़ियां जो काट रहे जंगल में आप देख सकते हैं, यही स्लीपर जो है जो पटरी के नीचे डालते थे। तो इस तरह इनमें उनको कम पैसे पर काम करना पड़ा। अभी आप देखिए अंग्रेज़ों के देश में जीना कितना कठिन है। अंग्रेज़ों ने नए नए प्रकार के कानून बनाने से और जो उनका पहले से जो जीवन यापन चलता था उस पर रोक लगाने से, तो ये आदिवासियों के जीवन में किस तरह बदलाव आ गया, उसका एक सोर्स आप देख सकते हैं। 1930 के दशक में विलियम एल्विन ने जो मध्य भारत में रहने वाले बैंगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया था। एल्विन इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और संस्कृति को जानना चाहते थे, और इसलिए बैंगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए, जिनमें से इस बात पर शिकायत की गई कि अंग्रेज़ों के शासन में बैंगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे थे। जैसा कि बैंगा लोग जो मध्य प्रदेश में हैं, मध्य भारत में हैं, और ये दूसरों के यहाँ खेती करने के लिए अपमान महसूस करते थे और दो जंगल को अपनी संपत्ति मानते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने नए नए प्रकार के नियम लागू किए तो उनके सामने भी काफ़ी समस्या आ गई। अभी आप देखिए अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना मुश्किल है। अब अंग्रेज़ों की सरकार आ गई, वन कानून आ गए, और उन्होंने जो उनका परंपरागत ढंग से जो जीवन चल रहा था उसके ऊपर किस तरह रोक लगाई, और उससे उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जीना कितना मुश्किल है। ज़मींदार बैठा है गांव में, ज़मींदार यानी भूस्वामी, दरवाजे में कोतवार, जो कोतवार होता है पटवारी के पास हर दिन बुलाने वाला, तो ये कोतवार, बगीचे में पटवारी यानी तलाठी, और खेतों में सरकार। अंग्रेजों के इस दौर में इस देश में जीना कितना है मुश्किल। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, मतलब जो गाय, इनके ऊपर, जानवरों के ऊपर जो टैक्स लगता था वो भी देना पड़ता था उस समय, तो उसके लिए गाय बेचनी पड़ती थी। मैं भैंस बेचते हैं तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए, यानी जंगलों का भी कर इन आदिवासियों को देना पड़ता है। बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान, लगान यानी टैक्स। भोजन कहाँ से पाए अंग्रेजों के इस देश में, तो वेरियर एल्विन एवं शामराव हिमालय सांग शब्द मैकेल यहाँ से एक स्रोत लिया है। उससे आप समझ सकते हैं कि उस समय आदिवासियों की स्थिति कितनी उन्होंने खराब की थी इन अंग्रेज़ों के नए नए नियमों के कारण। आदिवासियों के वन कानून के खिलाफ बगावत। बहुत सारे आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया। क्या उनके वन कानून थे? जंगलों में खेती नहीं करना, आप कहीं भी आप घूम नहीं सकते, आप झूम खेती नहीं कर सकते, तो ये सभी चीज़ों का प्रतिबंध लगाया गया। पशुपालन आप नहीं कर सकते अंदर, और इसलिए काफ़ी आदिवासी उनसे नाराज़ हो गए। जो आदिवासी मुखियों का स्थान था वो भी निकाल दिया गया, और उनको एक अंग्रेज़ों का प्रतिनिधि के रूप में बाकी अन्य आदिवासियों को नियंत्रण करने के लिए उन्होंने बाध्य किया। तो ये नए नए प्रकार के कानून आए थे। पेड़ों को नहीं काटना है, उन्हें नए कानून नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया। तो उन्हीं तौर तरीके से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्हें खुलेआम बगावत भी की आदिवासियों ने, जैसा कि 1906 में
संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह, ये अंग्रेजी कानून जो वन कानून बनाए गए थे वह काफ़ी इन आदिवासियों को तकलीफदायी थे और उनके जो जीवन यापन के लिए, और कई लोगों को अपना जंगल का क्षेत्र छोड़कर शहर में मजदूरी करने या लोक निर्माण कार्य या सड़क निर्माण कार्य में उनको अपना कार्य काम करना पड़ता था, क्योंकि अंग्रेजों ने इस तरह के कानून बनाए। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये अंग्रेज आने के बाद आदिवासियों के जीवन में किस तरह बदलाव आ गया। और इस अध्याय का एक चौथा भी वीडियो है, उसके बाद केवल उसके हमने 4 वीडियो बनाए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और उसको सब्सक्राइब करिए।